हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 28 मई है और यूपी टीजीटी या फिर यूपी पीजीटी में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं और आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो जो रिजर्वेशन लागू होता है वो क्या स्टेट वाइज होता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है या फिर आपके विद्यालय के अनुसार होता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर आप समझ लीजिए कि यूपी टीजीटी और पीजीटी दोनों में ही आरक्षण के लिए जो यूनिट है वो स्कूल ही है। यानी कि स्कूल में अगर मान लेते हैं कि 5 शिक्षकों की भर्ती होनी है तो वहाँ पर 3 अनारक्षित श्रेणी से आते हैं, एक ओबीसी होगा और एक एससी कैटेगरी का स्टूडेंट जो है या अभ्यर्थी जो है वो चयनित किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर रिजर्वेशन लागू होता है जिसमें यूनिट के रूप में विद्यालय जो है वो माना जाता है। तो सेम नियम, यही नियमावली अब एडेड जूनियर हाई स्कूल में भी आरक्षण के रूप में प्रयोग की जाएगी। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में भी आरक्षण। तो प्रदेश के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में भी टीजीटी पीजीटी की तरह आरक्षण लागू होगा। तो जिस प्रकार से आरक्षण जो है टीजीटी और पीजीटी में होता है, बिल्कुल उसी प्रकार से आरक्षण जो है वो एडेड जूनियर में भी लागू किया जाएगा। और इस कवायद के तहत राज्य के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक, जिसके अंतर्गत 1504 पद अभी खाली हैं, और प्रधानाध्यापक 390 पद जो हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, प्रधानाध्यापक के लिए कोई रिजर्वेशन लागू नहीं किया जाता है, केवल सहायक अध्यापक के पद पर रिजर्वेशन जो है वो लागू किया जाता है। पहले यह आरक्षण जिला स्तर पर प्रस्तावित था, जब विज्ञापन जारी हुआ था तब ये जो आरक्षण था इसे जिला स्तर पर देखा गया था, लेकिन अब इसे टीजीटी और पीजीटी मॉडल की तर्ज पर विद्यालय स्तर पर लागू करने का निर्णय लिया गया है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में विधिक राय के बाद आदेश को जारी कर दिया है। तो इस क्रम में स्कूल को ही इकाई मानते हुए जो आरक्षण लागू होगा उसमें यदि किसी स्कूल में 5 पद हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 3 पद जो हैं वो अनरिजर्व होंगे और बाकी एक एक पद ओबीसी एंड फॉर एससी के लिए आरक्षित किया जाएगा। तो ये नियम अब लागू होने वाला है, प्रधानाध्यापक के पद पर आरक्षण लागू नहीं होगा। तो इस प्रकार से अब ये जो भर्तियां होंगी वो आगे बढ़ेंगी। बहुत सारे बच्चे जानना चाह रहे थे कि यूपी टीजीटी और पीजीटी में जो आरक्षण होता है वो किस स्तर पर होता है। तो यहाँ पर आपकी जो क्वेरी थी वो बिल्कुल सॉल्व हो चुकी है। रिजर्वेशन इन यूपी टीजीटी और पीजीटी स्कूल वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो स्कूल वाइज ही जो आरक्षण होता है वो लागू किया जाता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक खबर और भी है कि जैसा कि अब देखो, 1 साल में 2 डिग्रियाँ लेने वाले नियुक्ति के हकदार नहीं। मामला यहाँ पर सहायक अध्यापक उर्दू के लिए है। एग्जैक्टली इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक मामला आया था और ये काफ़ी पुराना मामला था, इसको अब जाकर निस्तारित किया गया है। और यहाँ पर ये सभी अभ्यर्थी यूपी टीटी की परीक्षा भी पास थे, लेकिन अफसोस इस बात का था कि इन्होंने मात्र 5 साल के अंतर पर कुछ ऐसे कोर्सेज पूरे किए थे जो कि 1-1 साल के होते हैं। तो जैसे कि अगर बात करें इंटरमीडिएट और इनका एक और सर्टिफिकेट कोर्स है, दोनों में अंतर केवल 5 महीने का है। तो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान जामिया उर्दू अलीगढ़ उचित कक्षाओं के बिना डिग्रियां वितरित कर रहा है। ये बात कही गई है इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा फर्जी डिग्री से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए जामिया उर्दू अलीगढ़ के बारे में। ऐसे डिग्री धारकों को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक उर्दू के रूप में नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने माना कि याची ने 5 महीने की छोटी सी अवधि में 2 परीक्षाएं इंटरमीडिएट और अदीबे कामिल पास की हैं, जो उचित नहीं है। कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि जामिया उर्दू अवैध रूप से डिग्री वितरित कर रहा था, इसलिए याची को सहायक शिक्षक उर्दू के पद के लिए अयोग्य माना गया है। तो सारा मामला अब आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर जो सर्टिफिकेट 2 लिए गए तो इसमें बहुत सारे एस्पिरेंट शामिल हैं। ठीक है, मामला कोर्ट में था और कोर्ट ने अब ये कहा है कि एक उचित समय का डिफरेंस तो कम से कम होना ही चाहिए था। 1 साल के अंदर, वो भी 5 महीने के अंदर ही 2-2 सर्टिफिकेट लेके आ रहे हैं आप। ठीक है, तो इनको तो फिलहाल अब अयोग्य घोषित कर दिया गया है। और आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहूँगा या सलाह देना चाहूँगा। तो देखो, यहाँ पर क्या है ना कि कोरोना संक्रमण की संख्या जो है फिर से बढ़ रही है। हालांकि हर व्यक्ति की जो इम्यूनिटी होती है वो अलग अलग होती है और इससे बहुत चिंतित होने की ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो है ना
उसको सर्दी जुकाम हुआ है, वो बीमार है ना, तो उससे सावधानी से मिलें, थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करें, प्लस अपना जो वो फेस कवर अब लेकर चलिए भाई साहब, मास्क लगा के चलिए। और जैसे जैसे लोग संपर्क में आए या कोई भी अननोन व्यक्ति संपर्क में आता है ना, या तो दूर रहें उससे, या तो अपना जो मास्क है उसका यूज करें, बहुत बेहतर है। अब रही बात ये कि उत्तर प्रदेश में प्राइमरी में या फिर जूनियर में या फिर टीजीटी में या फिर पीजीटी में फ़िलहाल भर्तियां कब तक आएंगी, इसको लेकर फ़िलहाल अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। ऐसा प्रतीत हो रहा है ना कि शिक्षा सेवा चयन आयोग और निदेशालय के बीच में भी कोई एक समन्वय करवाने वाली एक संस्था होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही संस्थाएं जो है ना अपनी अपनी जिम्मेदारियां जो हैं परस्पर एक दूसरे को सौंप रही हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग ये कह रहा है कि आपका जो अधियाचन है वो एक सही प्रारूप पर होना चाहिए, और जो संबंधित विभाग हैं वो ये कह रहे हैं कि आप जो है प्रारूप हमें उपलब्ध कराइए। शिक्षा सेवा चयन आयोग कह रहा है कि भैया हमारा काम केवल भर्ती परीक्षा कराना, अभ्यर्थियों का चयन करना है, तो मेरा प्रारूप तो कुछ है नहीं, आप सही सही प्रारूप पे भेज दीजिए अधियाचन। अब दोनों के बीच में चक्कर क्या है, दोनों के जो यहाँ पर प्रोफार्मा जिसको आप कहते हैं ना प्रारूप, अब प्रारूप को लेकर मामला जो है ना वो अटका हुआ है। कह रहे हैं कि प्रारूप भेजिए तब हम जाके अधियाचन भेजें। शिक्षा सेवा चयन आयोग कह रहा है कि हमारे पास प्रारूप नहीं है, आप अपना प्रारूप जो है निर्धारित उस पर भेजिए। अब प्रारूप क्या है, कौन सा प्रारूप है जो बन नहीं पा रहा है, पिछले 1.5 महीने से मैं सुन रहा हूँ कि प्रारूप चाहिए प्रारूप चाहिए। अभी LT ग्रेड में भी आपने देखा था ना कि उसमें भी जो अधियाचन यूपीपीएससी को मिला है उसमें भी जो अधियाचन में कुछ त्रुटियां हैं, कल के अखबारों में आपने देखा भी था, कल मैंने आपको बताया भी था। तो ये जो है ना प्रारूप तो पहले डिसाइड कर लेना चाहिए, और प्रारूप कैसे हो मतलब किस मामले में, शासन को भी इसमें हस्तक्षेप कर ही लेना चाहिए कि दोनों लोग आओ और बताओ कि क्या दिक्कत आ रही है। प्रारूप आप लोग नहीं बना पा रहे हो, मतलब इतने बड़े बड़े पद पर इतने सक्षम लोग बैठे हुए हैं जिनका न जाने कितने गहन विभागों में काम करने का अनुभव है, और वो लोग कह रहे हैं कि हमें प्रारूप बताओ तब हम जाके आपको अधियाचन भेजेंगे। वो कह रहे हैं कि हमारे पास प्रारूप नहीं है, प्रारूप आप बताओ। प्रारूप के लेकर मामला फंसा हुआ है। अब तक 10 बैठकें हो चुकी हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग हर बार कहता है कि आप लोग जो अधियाचन है भेजो तो हम भर्तियां निकालें, और जो आयोग हैं या जो विभाग हैं, विभागों को ही आरक्षण तय करना होता है। संबंधित कॉलेजों में रिक्त पदों की सूचना भी शिक्षा विभाग को इकट्ठा करनी होती है। इसके बावजूद शिक्षा विभाग नई भर्ती शुरू करने के लिए आयोग को रिक्त पदों का अधियाचन उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। तो क्या दिक्कत आ रही है समझ में मुझे तो खुद ही नहीं आ रहा है कि मतलब क्या है ये ऐसी दिक्कतें जो है सामने आ रही हैं। फिलहाल अभी जो है ना प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए कल मैंने आपको अपडेट दिया भी था, तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए यानी कि ये जो मामला है वो DLED वालों के लिए है। DLED वाले अब एक बड़ा जो है जन आंदोलन नहीं, एक प्रदर्शन शुरू करने वाले हैं, और ये प्रदर्शन आज से शिक्षा सेवा चयन आयोग पर तब तक चलाने का इनका मतलब आयोजन किया जा रहा है जब तक कि ये जो है जो भर्ती है उसके बारे में कोई ऑफिशियल कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है तब तक। तो इसके बारे में अपडेट था, हालांकि मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ। आज से ये जो प्रदर्शन है यह शिक्षा सेवा चयन आयोग पर शुरू होने जा रहा है, और बैठकें रही बेनतीजा, नहीं बन सकी अधियाचन के प्रारूप पर सहमति। तो मैं तो यही कहूँगा ना कि प्लीज़ जो भी सक्षम अधिकारी हैं आप लोग एक बार इस प्रारूप को भैया फाइनल कर दीजिए। ये प्रारूप जी का जंजाल बन गया है। अगर प्रारूप एक बार आप लोग डिसाइड कर देंगे तो कम से कम दोनों जो शिक्षा विभाग और शिक्षा सेवा चयन आयोग है, तो शिक्षा विभाग और शिक्षा सेवा चयन आयोग के बीच में जो ये दिक्कत आ रही है प्रारूप वाली ना, ये तो क्लियर कर दीजिए। कम से कम मामला आगे तो बढ़े, नहीं तो प्रारूप पर कब तक अटके रहेंगे। खैर यहाँ पर एक न्यूज और भी है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि BPSC TRE 4 के लिए और बाकी जो भी हैं TRE 1 TRE 2 TRE 3 TRE 4 सभी के लिए जो है यहाँ पर NIOS DLED जो कि 18 माह का एक इन सर्विस ट्रेनिंग था उसको मान्य कर दिया गया है। तो फिलहाल अब ये जो 18 महीने वाले इन सर्विस ट्रेनिंग लिए हुए डिप्लोमाधारी हैं, इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 30 मई को करवाया जाएगा। ठीक है, 30 मई को इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये 9 बजे से 5 बजे के बीच में करवाया जाएगा। इसके बारे में बिहार सरकार के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है, और फिलहाल ये वेरिफिकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण अनुदेश जो दिए गए हैं इसको भी आप लोग देख लीजिएगा जो लोग संबंधित हैं।
और एक बात और भी कि दिनांक 10 अगस्त 2017 से पहले सेवा में होने के प्रमाण के रूप में संस्थान द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के साथ अभ्यर्थी को बैंक खाते के माध्यम से वेतन भुगतान का प्रमाण यानी कि बैंक खाता स्टेटमेंट अवश्य संलग्न करना पड़ेगा। इसी प्रकार से जिला शिक्षा पदाधिकारियों के लिए भी अनुदेश जारी किए गए हैं। अब ये जो PDF है ये बिना पढ़े तो मत जाइएगा। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ ज्ञान प्रकाश पर मिल जाएगा। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको ये PDF शेयर कर दी गई है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड ज्वाइनिंग टू अस। अगर सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपके मन में अगर कोई भी सवाल है आप बेहिचक जो है आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर कल का ये वीडियो आपने नहीं देखा था जिसमें NDTV पर एक बड़ी बहस हुई थी, तो उसके जो मेन हाइलाइट्स हैं इसको आप ज़रूर देखिएगा। लेफ़्ट जो वीडियो आपको शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए। थैंक यू।